बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ बराजवान है सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर बात रोज़ाना की बुनियाद पर होती है। आज उस मंजरनामे पर बात करते हैं जिसमें सियासत के इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है। पाकिस्तान में कल के दिन एक फेस्टिवल मनाया जा रहा था। वो फेस्टिवल ये था कि एक हार के बाद हम जीत का इम्कान लिए बैठे थे और हम पुरज़्म बहुत दिखाई देते थे कि एक बहुत बड़ा हाई वोल्टेज टाकरा है जो भारत और पाकिस्तान की माबैन है। पाकिस्तान मेज़बान है, पुराने हिसाब सारे चुकता कर दिए जाएंगे। 2017 का मंजरनामा फिर से दोहराया जाएगा। हम डिफेंडर हैं, हम लेके आगे बढ़ेंगे। टीम मैदान में उतरती है, टॉस जीतते हैं और टॉस जीतने के बाद हम बैटिंग का फैसला करते हैं। लेकिन जो हमारा मुखालिफ कप्तान था, मुखालिफ कप्तान कहता है कि ये फैसला मेरे लिए मैटर नहीं करता कि ये पहले बैटिंग कर रहे हैं या बॉलिंग कर रहे हैं। मैं जिस अज़्म से मैदान में उतरा हूं उसी अज़्म को लेके मैदान में मेरी टीम जो है वो परफॉर्म करेगी। हम इब्तदाई तौर पे खेल रहे होते हैं और यूं लगता है कि जैसे हम टेस्ट मैच के लिए मैदान के अंदर उतरे हैं। हम डॉट बॉल्स खेलते हैं और पुराना जो रिकॉर्ड हमारा न्यूजीलैंड की टीम के मद्दे मुकाबिल था कि वहां पे 27 ओवर्स हमने डॉट बॉल खेले, तो हम वहां पे इतना बेहतर कर लेते हैं कि हम 25.3 ओवर्स जो हैं वो सिर्फ डॉट बॉल ही खेलते हैं और हम जाके हिंसा बनाते हैं कि ये डिफेंडर के तौर पे हमारे लिए हिंसा बहुत माकूल रहेगा। वो स्टेडियम जो जैम पैक दिखाई देता था, पाकिस्तान में करोड़ों शायकीन स्क्रीन के ऊपर नजरें जमाए खड़े थे कि अब बाबर परफॉर्म करेगा, रिजवान का बल्ला चलेगा, शाहीन शाह अफरीदी की गेंद घूमेगी, हारिस रऊफ कमाल का जादू दिखा देंगे, अबरार अहमद जो है वो विकेट ले बैठा है, अब ये विकेट्स की झड़ी लग जाएगी और भारतीय टीम जो है वो पवेलियन का रास्ता इख्तियार करेगी। लेकिन कोहली का बल्ला जो चला और जो घूमा, उसने जो आग उगली है और आप इससे अंदाजा लगा लें कि 7 चौके लगाए सिर्फ, लेकिन रन्स बिटवीन विकेट जो था वो ऐसी परफॉर्मेंस थी कि फिटनेस का लेवल दिखाई देता था। और हमारे यहां पे 22-23 साल के जो हमारे जवान, हमारे सपूत मैदान के अंदर उतरे हुए थे और उनके हालात जो दिखाई देते थे, यूं लगता था कि 80 साल की उम्र को पहुंच गए हैं। टांगे जो है वो लग्जिश के मारे हिल नहीं रही। एक बॉल को अगर पांव लग गया तो फिर 3 महीने के लिए बेड रेस्ट के ऊपर चले जाएंगे। इस मंजरनामे पे एक शेर जो है माकूल दिखाई देता है कि बड़ा स्कोर करना हो तो सांसें हाँप जाती हैं, डिफेंडिंग सिचुएशन हो तो कांपे टांग जाती हैं। ये वाली सिचुएशन कल हमने भुगती है और उसके बाद हम बतौर मेजबान जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर अपना सफर जो है वो इख्तिताम पजीर करवा चुके हैं। ये हमारी हालत है। इसी से बात का आगाज करते हैं। अगले सेगमेंट के अंदर पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर गुफ्तगू की जाएगी। राना, हाँ जी, दिल के फफोले कितने जले हैं आपके, और वो जो मुहावरा है कि हूं सुकून है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदार ख़त्मे नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं सबसे पहले तो तुम्हें मुबारकबाद दूंगा यासर, आपने कल बड़ी अच्छी ट्रांसमिशन की। रिज़ल्ट क्या रहता है क्या नहीं यार, वेल डन सर, बड़ी अच्छी ट्रांसमिशन की आपने और आपने कौम को हौसला दिए रखा, नहीं तो पता नहीं हो जाना थी। आज मैंने 2 स्टोरियाँ करनी थी यासर, 2 स्टोरियाँ थी। एक ये क्रिकेट की, एक स्टोरी थी शेखुपुरा में एक बहुत बड़ी करप्शन है, करप्शन करने वाले अफसर को सरकार ने मुअत्तल भी कर दिया। उस पर कल कर लेंगे स्टोरी, लेकिन आज जरा इस पे बात कर लेना, इस पे कर। या सर मैं एक तो ना हमें पता नहीं क्यों एक ज़हन पे बात रखें, ये जो दुआएं होती हैं ना ये भी बहादुरों के लिए होती हैं, बुज़दिलों के लिए दुआएं नहीं होती। जो बहादुर होते हैं ना, चाहे वो 1 हो, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 100 हो, दुआएं उनके लिए होती हैं, दुआएं उनको लगती हैं। हमारी टीम ने दिल जीत लिए हैं। किसके? इंडिया के, इंडियन अवाम के। पाकिस्तान के जितने मुखालिफ थे ना, सबके दिल जीत लिए इन्होंने। क्या कमाल की टीम है यार। पहले तो मैं समझा टेस्ट मैच है, मैंने अपने बेटे से कहा, हसान से, मैं कहा हसान टेस्ट मैच है? उन्होंने कहा पापा क्या कह रहे, वनडे है। और मैं कहा नहीं यार, जिस तरह ये खेल रहे हैं इतने डॉट बॉल, यार ये तो टेस्ट मैच जो है उसमें भी बल्कि मैं कह रहा हूं कि कमाल के इन्होंने हमें करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। क्या हमारे पास टीम यही है सर? मुझे बता देना, मुझे बताएं, मुझे टीम यही है? जरा देखें, ऑस्ट्रेलिया अपने मेन प्लेयर कहीं नहीं लेके आया, 4 मेन प्लेयर नहीं लेके आया। ऑस्ट्रेलिया कैसा जा रहा है? हमारे यहां पे अनफिट होते हैं, 1 मिनट लगाते हैं, हल्का सा कुछ हो जाए। याद करें सलीम अलग वेस्ट इंडीज के खिलाफ घुटना टूट चुका था, एक हाथ से खेला, बैठ चला गया, फिर वापस आया, टीम को जरूरत थी, एक हाथ से खेला और वो टेस्ट मैच तो आया। मैक्सवेल इंडिया वेस्ट का ऑस्ट्रेलिया का याद है, एक हाथ से बल्ले छक्के मारता रहा। आप ना ये तो सारे क्रिकेट के एक्सपर्ट है ना, ये तो हमने सुना दी। अभी माइक लेके निकले ना बाहर, वो एक रेरी वाला, वो चपाती बेचने वाला,
ठीक है, वो एक आम बच्चा जिसने प्लास्टिक का बैट पकड़ा हुआ है, अगर आप उससे पूछें वो आपको सुनाएगा कि ये पाकिस्तान टीम जो है ना, इसके साथ करना क्या चाहिए। तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है, पर इसको किससे प्यार है, इनको किससे प्यार है। ना होता इजाजत, पाबंदियां ना होती टीवी पे कि आप सब कुछ बोल दे, तो मैं बताता इन किसको किस से प्यार है, किसको कितना किस चीज से प्यार है, कौन कौन किस जगह किस से मिलता है, सब बताता है यासर साहब। आप हो, मैंने कहा कि आपने बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया, हौसले बढ़ाते रहे, पर इन्होंने भी हौसला कोई देना लाओ, और चौका ही नहीं बोंग देना था। सर आप ये देखें 7वें नंबर पे आने वाला छक्का लगा रहा है, 7वें नंबर पे आने वाला। सर जी मैं अर्ज कर रहा हूं, अगर ये नीयत से खेलें ना, नीयत से खेलें तो अल्लाह की कसम प्रॉब्लम ही कोई नहीं, लेकिन इनमें नीयत आए कहाँ से, मुझे बता देना। मेरा तो ज़हन था कि कल उस्मा भारी का मुझे ट्वीट बड़ा अच्छा लगा, क्या बहुत काम उन्होंने इस टीम के लिए कहा, उन्होंने कहा ये टीम, अब हम मैच देखेंगे इंटरनेशनल टीमों के, फर्स्ट क्लास टीमों के, ये टीम इस काबिल ही नहीं है। ठीक कहा उसने, बिल्कुल मैं इत्तेफाक करता हूँ, ये इस काबिल ही नहीं है, इनको लाए। इससे बेहतर है हम पाकिस्तान में PSL होता है ना जी, PSL में लड़के निकल आएंगे, 1 साल हम नहीं जीत सकेंगे ना, 2 साल नहीं जीत सकेंगे, तीसरे साल जीत जाएंगे। क्या हम किंग बना के हम बैठे हुए हैं, क्या मुझे बताया ना, शाहीन शाह अफरीदी क्या किया, एक बोल्ड कर दिया, उसके बाद क्या हुआ सर 78 स्कोर का है आप, मैं कह रहा उसके बाद क्या हुआ, बॉलिंग बोल गई, लाइन एंड लेंथ ही नहीं है, इन्हें वो कख ही नहीं गा। और पाकिस्तानी टीम को छोड़ दे खुदा का वास्ता है, हालात यह है कि हमारे मुल्क में चैंपियन ट्रॉफी है, अब मेजबान है, हम मेजबान है, और अब हम इंशाल्लाह मेहमान भी नहीं है। हमने चैंपियन ट्रॉफी, सुने आगे वापस आगे सोए हुए हैं, हमने चैंपियन ट्रॉफी का सफर सर 3 दिन में मुकम्मल कर लिया। और यार थोड़ा दिन तो निकाल लेते, रमज़ान शरीफ तक आ जाते हैं, रमज़ान में दुआएं करते हैं हम यार, और कबूल हो जाती हैं यार। ये क्या टीम है, पूरी कौम ये मैच खेल रही थी, पूरी कौम दुआओं के साथ। फिर मैं क्या, दुआएं बहादुरों को लगती हैं, बुज़दिलों को नहीं। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक लेने के बाद वापस आएंगे, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे गुफ्तगू करते हैं। ऑन अब्बास पप्पी साहब हमें ज्वाइन करनी जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मौजूदा मंजरनामे में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त किस तगोदो में है। अगर बात करें सियासी मंजरनामे की, तो सियासी मंजरनामे में ग्रैंड अपोजिशन इत्तेहाद की बातें हो रही थी। अब उसके अंदर अगर देखा जाए तो जमीयत उलमा इस्लाम फ़े एक बड़ी जमात, उसको शामिल करना है, उसके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो बाय रिटन भी दिए हुए हैं, गुफ्तो शुनीद के अंदर भी किए हुए हैं, और जवाब ये मिल रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए जाएंगे और वो ग्रैंड अपोजिशन अलाइंस का हिस्सा बनेंगे। अब वो हुकूमत से भी ये बात कर रहे हैं कि अभी तो हम ग्रैंड अपोजिशन अलाइंस का हिस्सा नहीं बने, आप हमसे बात कर लें, वो जो तहफ़्फ़ुज़ात उनसे हैं, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात आपसे भी हैं, आप दूर कर लें। अगर वो दूर करते हैं तो हम ग्रैंड अपोजिशन अलाइंस का हिस्सा नहीं बनते। तो इस पूरे मंजरनामे में अगर देखा जाए तो तहरीक इंसाफ को सिस्टम में रहने का मशवरा दिया जा रहा है। अब सिस्टम में रहना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए क्या ज़रूरी है, या सिस्टम से निकलना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सूदमंद साबित होगा। और इस पूरे मंजरनामे में तहरीक इंसाफ बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिहाई के लिए भी तहरीक चलाना चाहती है। एक तहरीक ईद के फौरी बाद जिसका ऐलान कर रखा है, उसके लिए तैयारियां किस हद तक हैं, या फिर अभी वो बातों तक ही महदूद है, इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर ऑन अब्बास पप्पी साहब ने। ऑन अब्बास पप्पी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ऑन अब्बास साहब, अगर देखा जाए तो अभी क्या वजह है कि ग्रैंड अपोजिशन अलायंस जो है उसमें बेसिक जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वही अभी दूर नहीं किए जा सके। मेल मुलाकातें तो बहुत हो गई, सेटिंग्स हो गई, लेकिन किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पा रही।
आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर साहब देखिए, हम दो जमातों का जो तारीखी पस मंज़र है वो इतना ज़्यादा मतलब पॉजिटिव नहीं रहा। हम एक बहुत शदीद किस्म के ब्रूटल किस्म के अपोनेंट रह चुके हैं और इसमें कोई दूसरी राय भी नहीं है कि हमने एक दूसरे के खिलाफ बड़ी सख्त किस्म की सियासत की थी। आपको याद है कि हमारी जब गवर्नमेंट थी उस वक्त मौलाना साहब 2 दफ़ा इस्लामाबाद तशरीफ़ लाए थे, एक दफ़ा श्रीनगर हाईवे पे अपोजिशन को लीड करके जो इस वक्त की गवर्नमेंट है इनके साथ, और एक दफ़ा वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर तशरीफ़ लेके आए थे जस्टिस अता बंदियाल के खिलाफ या उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस इनके खिलाफ। सो उन्होंने ऑलरेडी एक हमारी जो बैटल ग्राउंड है हमारा आपस में एक दूसरे को हम ऑलरेडी मसल एक दूसरे को चेक कर चुके हैं। लेकिन 26वीं आईनी तरमीम में जाके हम दोनों जमातों ने बहुत सारा इस सफ़र को न्यूट्रलाइज किया, इसको बहुत सफ़र करके एक दूसरे क्लोज आए, और बहुत सारे ऐसे एजेंडाज भी हैं जिस पे हम यूनाइटेड भी हैं, जिस पे हमारी ओपिनियंस बहुत ज़्यादा एक दूसरे से मैच भी करती हैं। 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन पे मौलाना का भी वही पॉइंट ऑफ व्यू जो हमारा है, जो इस वक्त जिन लोगों को हम पे मुसल्लत किया है अरबाब इक़्तिदार ने उठा के इस कौम के ऊपर, जिनका मैंडेट नहीं बनता था उनको उठा के हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया, चाहे वो नून लीग है चाहे पीपल्स पार्टी है, 3-4 सूबों में जिस तरह गवर्नमेंट बनाई गई है और 1-1 लाख वोट डाल के इन लोगों को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया, इस पर हम दोनों का कोई इख्तलाफ नहीं है। पाकिस्तान में जो लॉलेसनेस है ख़ास तौर पे फाटा के इलाकों में या KPK के साथ जो सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो जनूबी अजला हैं, या इवन के बलोचिस्तान क्वेटा से हट के पूरा बलोचिस्तान में जिस तरह गवर्नमेंट के रेट ख़त्म हो चुकी है, इस पर हमारा कोई इख्तलाफ राय नहीं। कुरम के इशूज़, जो बॉर्डर एरियाज़ में इशूज़ हमारा जो पश्तून बेल्ट में जो इस ऑपरेशन के वाले से प्लानिंग चल रही है, इस पर भी हमारा इख्तलाफ। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे जो तवज्जो तलब है। 26वीं आईनी तरमीम पे हमारा पॉइंट भी था कि जमीयत उल इस्लाम को नहीं जाना चाहिए। उनका था जी इसमें जो शिकें आपको एक्सेप्टेबल नहीं है आप वो विड्रॉ कर लें, बाकियों के लिए कर लें। हम तो कह रहे थे कि जी पूरी 26वीं आईनी तरमीम जो तरीकाकार अख्तियार किया गया और जो इसकी इंटेंशंस है वो सारी की सारी डाउटफुल है। वहाँ पे हमारी थोड़ी सी आपस में एक था कि जी उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, हमारा अपना था, लेकिन अल्टीमेटली मौलाना के साथ उन्होंने हाथ कर दिया और मदरसों के वाले से जो अमेंडमेंट थी वो जरदारी साहब ने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में से उसको निकाल दिया। सो ही हैड इट एज वेल। अब इस वक्त जो उनकी रिजर्वेशंस है वो अल्टीमेटली यकीन ये तो इसको दूसरी राय नहीं है कि मौलाना साहब का वोट भी KP में और PTI का हमारा जो वोट बैंक है वो भी मौजूद है। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं एक दूसरे की पॉलिटिकल स्पेस की बात है। उन्होंने उस रिजर्वेशन का इजहार किया, उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का बताया और कुछ डिमांड्स हैं, कुछ बातें हैं जो उन्होंने लीडरशिप को कन्वे किए। वो जिस वक्त इमरान खान साहब को ये हुकूमत सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से बाहर निकालेगी, और ये बात इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, ये पहली दफ़ा नहीं 3री दफ़ा हो रहा है कि एक मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को, एक्स वज़ीर-ए-आज़म को पिछले 10 दिन से हमारे साथ एक्सेस नहीं दिया जा रहा, ना वुकला को उनसे मुलाकात की इजाज़त दी रही है, और उनकी जो अहलियाँ हैं बुशरा बीबी को भी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट सिर्फ इसलिए कि खान साहब के नर्व्स को तोड़ा जा सके। तो जब हमें खान साहब से एक्सेस मिल जाएगा, और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है, ऑब्वियसली रिजर्वेशन जो है, जो मौलाना की जो डिमांड्स हैं वो खान साहब कन्वे किए जाएंगे और उस पर जो वो फैसला करेंगे उसके बाद फिर हमारे मामला चलेंगे। अभी साहब, अब मेरी इतला के मुताबिक मौलाना साहब की बहुत सी चीज़ें आपने मान भी ली हैं, और इवन हलीम इन गंडापुर ने भी कह दिया है कि जो पार्टी फैसला करेगी मैं कबूल करूँगा। और ये जो 26 और 27 को इस्लामाबाद में आप कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, उसमें सुना है कुछ परा करने जा रहे हैं इसी हवाले से। अच्छा राना साहब, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो उनकी डिमांड्स हैं या उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अल्टीमेटली उसको खान साहब ने जाके अप्रूवल देनी है। सो इस पे पार्टी देख रही है, और मुझे इसमें कोई दूसरी राय भी नज़र नहीं आती कि वो इस तरह की कोई ऐसी अनड्यू डिमांड्स हैं या ऐसी अनड्यू रिजर्वेशंस हैं जिनको एड्रेस नहीं किया जा सकता। सो उसमें तो खैर खातिर किस्म की सूरत हाल निकल सकती है। जहाँ तक 25-26 की बात है या सेनेटर कमरान मुर्तज़ा की स्टेटमेंट है, तो मौलाना साहब मुल्क से बाहर जा रहे हैं, या मेरे ख्याल आज चले गए। उन्होंने पहले शायद दुबई जाना था, उसके बाद वो उम्रे पर चले जाएंगे। सो 7-8-10 दिन के लिए वैसे भी मुल्क से बाहर है। सो अल्टीमेटली 25-26 की जो बैठक हो रही है उसमें तो शायद मौलाना साहब तो मौजूद ना हो, लेकिन उनकी जो सेकेंड ईयर लीडरशिप है वो वहां पे मौजूद होकर उनकी रिप्रेजेंटेशन करेगी। यस, जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो 25 या 26 को जो शायद खाकान अब्बासी साहब ने ये जो बैठक बुलाई है, इसमें अल्टीमेटली गवर्नमेंट को कम से कम ये असेस ज़रूर हो जाएगा कि एक बहुत बड़ी तहरीक का सीरियसली आगाज़ ज़रूर हो रहा है। अब PTI अकेली स्टेक होल्डर मौजूद नहीं है, अब इसमें और बहुत सारी पोलिटिकल पार्टीज़ हैं, जिसमें अचकज़ई साहब हैं, जिसमें मेंगल साहब हैं, जिसमें GDA मौजूद है, जिसमें मुस्तफ़ा खोकर, शायद खाकान अब्बासी और बहुत सारे दोस्त हैं, और अल्टीमेटली मौलाना साहब की पार्टी के लोग भी मौजूद होंगे। उसमें वहां पे कम से कम एक कॉमन एजेंडा जरूर तैयार किया जाएगा कि ये हमारी रिजर्वेशंस हैं और इस तरीके से हम लेके चलेंगे। देखें, किसी भी गवर्नमेंट के लिए जो सबसे आसान काम है वो है डिवाइड एंड रूल, कि अपोजिशन को तोड़ दिया जाए। कम से कम इस 25-26 की बैठक से ये क्लियर हो जाएगा कि अब डिवाइड एंड रूल वाला फॉर्मूला और नहीं चलेगा। सो जितनी जमातें जो समझती हैं कि ये जो लोग इंकम्बेंट्स हैं जिनको मुसल्लत किया गया हमारे ऊपर, अरबाब इक़्तिदार ने हमारे सर पर बिठा दिया है, ये इस काबिल नहीं है, इनको गलत
गलत नाजायज तरीके से इस कौम की मुकद्दर मैं सुनने में मुगलता रही से काम ले रहा हूं। अब्बास साहब, आपने अरबाब इनकार कहा है? इकदार, अरबाब इकदार। मैंने कहा शायद नई इख्तरा निकाली है अरबाब इनकार वाली। आपके गानों सुने जी मैंने इकदार। नहीं। दरअसल कल के पाकिस्तानी मैच ने ना हमारे कानों को बहुत कुछ सुनवाया है, बहुत कुछ सुनवा दिया। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। सर कान कम है और जो चीज़ें हमारे तो दिमाग और जहन हिल चुके हैं जी कल के बाद। जो बैटिंग कल देखी है, मुझे तो लगता है राणा साहब आप बेहतर बैटिंग कर सकते हैं। अगर आपको बैट दे रही है आप इससे बेहतर परफॉर्म कर सकते थे। मैं और कुछ करूँ ना करूँ, फैंटीज रोड उस बैट से लगा सकता हूँ। अच्छा, और फैंटी किसकी है वो बता दें। आप मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं। अच्छा, और अब्बास साहब, जिस तरीके से आपने अब्बासी साहब का तज़किरा किया कि अब्बासी साहब ने बैठक बुलाई है, अब्बासी साहब कहते हैं कि अपोजिशन में तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं और वो अभी दूर नहीं हुए। दूसरा, उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सिर्फ बानी PTI की रिहाई चाहती है। वो जो सिर्फ बानी PTI की रिहाई चाहती है, तो इसका मतलब गोल सिर्फ एक ही है, दीगर जो गोल्स थे वो मिन्हा कर दिए गए। अच्छा यासिर साहब, देखिए जब पॉलिटिकल जमातें आपस का सफ़र शुरू करती है तो हर पॉलिटिकल जमात का एक पॉलिटिकल सफ़ेयर होता है, उसकी अपनी एक मूवमेंट की एंट्री वो करने के लिए ना इंस्टिगेशन का एक प्रिंसिपल होता है कि जी मेरी क्या डिमांड्स है। सो तहरीक इंसाफ की अल्टीमेटली डिमांड्स क्या होंगी? खान साहब की रिहाई, अल्टीमेटली के पॉलिटिकल केसेस है, बुशरा बीबी को जो पॉलिटिकल केस है उनको ख़त्म किया जाए, और बाकी लीडरशिप है, मैंडेट की वापसी है, यानी 8 फरवरी को हमें वोट डाला गया, हमें वोट निकला, उसमें से पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी निकले। सो ये दूसरी चीज़ है। इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी भी है, पाकिस्तान के जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो भी उस एजेंडा, ये हमारे एजेंडाज हो गए। अब इसमें फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर हम मौलाना साहब को ले आते हैं तो उनके अपने एजेंडाज भी शामिल होंगे, हम इसमें शायद खान अब्बास साहब उनके अपने एजेंडाज भी होंगे। सो हर पॉलिटिकल जमात जो आएगी वो अपना एजेंडा तो जरूर शामिल। अब हमारे एजेंडे पर तो सबने नहीं आना, हमने अपना एजेंडा लेके आना, बाकी लोग और उसमें से फिर हम एक कॉमन एजेंडा तैयार करेंगे। अल्टीमेटली वो ऐसा कॉमन एजेंडा जो तमाम पॉलिटिकल ऑपोजिशन की पार्टी को एक्सेप्टेबल होगा। सो ये तो हो नहीं सकता कि पहले दिन हम सारे कॉमन एजेंडा पे आए। यकीनन प्रोसेस ऐसा जरूर होगा, अल्टीमेटली उसमें से निकला ये जाएगा कि वो एक कॉमन पॉलिटिकल एजेंडा जिस पे हम सारे फिर स्ट्रगल करेंगे और अल्टीमेटली स्ट्रगल कन्वर्ज करेगी टुवर्ड्स इस्लामाबाद। अब वो एहतजाजी सियासत है, वो सड़कों की सियासत है, वो पार्लियामान में करनी है। यही प्लेटफॉर्म, यही जो हमारा जो ग्राउंड है, ये डिफाइन करेगा कि वो जो पूरी स्ट्रगल है वो अलायंस की किस तरफ को जाती है। सो पहले दिन तो किसी ने एग्री नहीं करना, लेकिन अल्टीमेटली उसमें से ये रिजल्ट जरूर गोल जो है जरूर निकलेगा जी। अच्छा उन साहब, पार्टी डिसिप्लिन बड़ी चीज़ होती है। खान साहब ने हमेशा पार्टी डिसिप्लिन की बात करते थे। शेर अफजल मरवत के खिलाफ कार्रवाई हुई, बहुत से आपके लोग, आपके ज़िम्मेदारान कहते हैं कि उसकी वापसी हो जाएगी, लेकिन रोज़ाना वो एक ना एक ऐसा बयान दे देते हैं जिससे इस तरह लगता है कि वो पार्टी के अंदर कोई बहुत बड़ा कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनने वाला है, या वो किसी के कहने पर कहा नहीं है, वाकई वो सच बोल रहे हैं। क्या रोल है, वो इतना क्यों बोल रहे हैं जब आपके कुछ लोग भी उनकी सपोर्ट में है कि नहीं उनकी वापसी हो जाएगी, लेकिन वो जो बयान करते हैं वो सच है क्या? अच्छा देखिए, जो फ्यूचर की प्रोडिक्शन है कि कल को क्या होगा, इसके बारे में तो मैं प्रोडिक्ट नहीं कर सकता कि आने वाले दिनों में या 6 महीनों में या साल बाद क्या होगा, या खान साहब अल्टीमेटली खान साहब ने फैसला करना है। लेकिन इस पर कोई दूसरी राय नहीं कि पार्टी डिसिप्लिन हैज़ टू बी मेंटेन। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है मतलब अभी मैं बैठ के कोई स्टेटमेंट दे देता हूँ और मैं कहूँ जी मैं फलाने को नहीं एक्सेप्ट करता या फलाने को नहीं एक्सेप्ट करता। इस पैरामीटर से कोई बाहर नहीं देख सकता, चाहे वो कितना ही ताकतवर हो। और आप मतलब दिस स्टैंड्स फॉर एवरीबडी, और सबके लिए, ये मरवत साहब के लिए नहीं है, इस हर बंदे के लिए, हर फाइल एंड रैंक में जो PTI में मौजूद है उसके लिए फार्मूला तय है कि जी वो उससे बाहर निकल सकता। अब वो क्या चाहते हैं या वो क्या करते हैं ये अल्टीमेटली वो खुद बता सकते हैं। सो मैं इस पे एक चीज़ और बताता हूँ। 2011 में हमारी पार्टी में उस वक्त शाहमूद कुरैशी साहब भी थे, जहांगीर तरीन साहब भी थे और जावेद हाशमी साहब भी थे, और तीनों हजरात की आपस में कोई खास नहीं बनती थी, ये कोई छुपी बात नहीं है। अल्टीमेटली
पार्टी ने परफॉर्म किया, उस वक्त भी किया और पार्टी चलती रहेगी। हमारे उस वक्त जो कॉन्फ्लिक्ट थे उसमें फिर ग्रुप्स भी बने होते और ये हर जमात में होते, को पीटीआई में नहीं था पहली दफा, उसके बावजूद किया। 2024 का जब इलेक्शन हुआ था तो उस वक्त तो पार्टी की लीडरशिप मौजूद नहीं थी, मेजॉरिटी लीडरशिप जो है ना वो छोड़ के जा चुकी थी, या जो बाकी ग्राउंड में मौजूद थी वो अपने घरों में मैसूर थी और जूम कॉल्स के ऊपर पार्टी मीटिंग चल रही थी, तब भी पार्टी ने परफॉर्म किया। सो तो आपके ख्याल में इस किस्म का जो कॉन्फ्लिक्ट है या इस किस्म का कहीं पे अगर किसी ने कोई पार्टी डिसिप्लिन खराब है उससे पार्टी को नुकसान पहुंचेगा? नहीं, जब तक अल्लाह हयाती दे, इमरान खान साहब अल्लाह मौजूद है यहाँ पे और पाकिस्तान की आवाम की मोहब्बत उनके साथ है, मैं क्या मेरे जैसा कोई भी आ जाए लीडर, मेरे कुछ कहने से करने से पार्टी को कुछ नहीं होने लगा। सर मैं ठीक है, अगर बात साहब वो लोग जिन्होंने पार्टी के लिए काम किया, मुश्किल वक्त में भी काम किया, बड़ा नाम भी कमाया और तनकीद भी सही है या अब इल्ज़ामात भी लग रहे हैं तो एक अलग मामला है, लेकिन वो लोग अगर सिर्फ और सिर्फ ये कहें कि पार्टी ठीक नहीं है तो ये एक अलग मामला है, शख्सियाती इख्तलाफ हो तो अलग मामला है, लेकिन अगर वो पर्सन स्पेसिफिकली बात करना शुरू कर दें और मुख्तलिफ लोगों के बारे में बात करें, जिस तरीके से वो कहते हैं कि आदिल बाज़ई को स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर बनाने के लिए 3 करोड़ की रिश्वत मांगी गई, फिर वो कहते हैं कि खान साहब को किस किस ने मुट्ठी में किया हुआ है, ये उनको जाके बातें गलत बताते हैं। अब इस तरह की बातें करीब माजी करीब का बंदा जो मुतहर्रिक भी बहुत ज्यादा रहा है वो कर रहा हो, तो क्या उसको सिर्फ इसलिए सरफे नजर कर दिया जाएगा कि वो पार्टी से अब निकाला जा चुका? अच्छा एक अर्ज करें, एक तो मतलब जब उनकी एक्सपेल का ये लेटर आया था तो अल्टीमेटली उसके नतीजे में सबको पता था कि मरवत साहब की स्टेटमेंट्स इस तरह की आएंगी, तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जो अनप्रडिक्टेबल हो, दैट वाज वेल इन वो मतलब एंटिसिपेटेड था कि ऐसा होना ही है, नंबर 1। अब क्या ये स्टेटमेंट्स दुरुस्त हैं या गलत है, ऑब्वियसली ये बता सकते हैं, वो उनको उनके नॉलेज में होगा, मेरे नॉलेज में ऐसा कुछ नहीं है, ही मस्ट बी नोइंग, वो उसका जवाब खुद दे सकते हैं। मैंने तो आपको बहुत सिंपल तरीके से कहा कि इस तरह की किसी भी हरकत या काम की वजह से तहरीक इंसाफ को कोई नुकसान नहीं होने लगा। सो अल्टीमेटली ये तो खान साहब को जब ये दोबारा रिपोर्ट जाएगी तो फिर फैसला करेंगे उन्होंने उसको कहां लेके जाना है। बट मैं उसको कहूं कि इस वजह से पाकिस्तान के लोगों में अगर ये परेशानी है कि मरवत साहब की इन स्टेटमेंट्स की वजह से पार्टी टूट फूट का शिकार हो जाएगी और पार्टी बिल्कुल क्रम्बल करके नीचे गिरेगी, ऐसा कुछ ही नहीं लगा। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सिर्फ एक इमरान खान मौजूद हो और अवाम मौजूद हो, बाकी हम सबको निकाल दिया जाए, हम एक दूसरे के दस्तों गुरबा भी हो जाए, तब भी तहरीक इंसाफ को कुछ भी नहीं होने लगा। सो ये नॉन इशू है, ये इररेलेवेंट इशू है जिसको नेशनल लेवल पर हम इतना ले आते हैं और फिर समझते हैं कि कुछ भी अजीम साहब ऐसा, यासर भाई कुछ भी ऐसा नहीं होने लगा। सर ठीक और भाई आज एक खबर चल रही है और बड़ी तेज़ी से गर्दिश कर रही है खबर के दोबारा से बैकडोर राब्ते शुरू हो गए हैं, इसमें कोई हकीकत है? अच्छा मेरे ऐसे नॉलेज में नहीं है कि अगर ऐसा कोई राब्ता है भी सही, लेकिन जैसे हर बंदा ये बात टॉक शोज़ पे आकर करता है, मैं भी देखता हूँ, आप भी देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो लोग इन एस्टैब्लिशमेंट के साथ कांटेक्ट में होंगे वो बात कर रहे होंगे, लेकिन ऐसा ना हमारे नॉलेज में है ना खान साहब के नॉलेज में लाया गया है। अगर वैसे आपस की बात है राणा साहब कि अगर किसी ने बात करनी है तो उसको बैक चैनल डिप्लोमेसी की जरूरत नहीं है। अडियाला को मेरे कंट्रोल में तो है नहीं, ना आपके कंट्रोल में। अडियाला के एक्सेस जिनके पास है, जिन लोगों की जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जो वहाँ पे अपने सारे कैमरे लगा के बैठे हैं, उनके पास है। अगर उन्होंने बात करना तो उनको बैक से आने की जरूरत नहीं, वो फ्रंट से भी जाए तो किसी को पता कोई नहीं लगना। और अल्टीमेटली बात तो उन्होंने खान साहब से ही करनी है, कोई मेरे से तो करनी नहीं है। तो वो जब भी चाहेंगे बात हो सकती है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन चाहिए। क्या आप वाकई चाहते हैं कि पाकिस्तान हैजान की कैफियत से बाहर निकले? क्या आप वाकई चाहते हैं कि पाकिस्तान जिस तरीके से बलूचिस्तान और केपी में जो इशूज चल रहे हैं, जो पाकिस्तान की पंजाब के अवाम को जिस तरह मैसूर किया गया, जिस तरह पाकिस्तान की सहाफत को फंसा दिया है पीका के लॉ में, जिस तरह पाकिस्तान के किसान को फंसा दिया है 2400 रुपए की गंदम बेचने के ऊपर, क्या ये इशूज पाकिस्तान को आगे लेके जा सकते हैं? जब आप ये फैसला कर लेंगे नहीं पाकिस्तान ऐसा नहीं चल सकता, जो पाकिस्तान के लोगों के दरमियान और हमारे जो एक जो सिस्टम है उसके दरमियान जो एक दूरी पैदा हो गई है, उस गैप को फिल करने के लिए एक शख्स मौजूद जिसका नाम इमरान खान है, क्या उसको लाए बगैर आप ये गैप फिल कर सकते? जब आपके जहन में ये बात आ गई, ये अडियाला है यहां से इस्लामाबाद से हार्डली 30 मिनट से जहां मैं बैठा हूं, जिसने जाना है जाके खान साहब से बात करेगा। ऑब्वियसली खान साहब बात प्रिंसिपल्ड करेंगे। खान साहब ने ये नहीं कहना कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट, इट हैज टू बी प्रिंसिपल्ड बेस्ड ऑन सम पॉलिसी मेकिंग, जिसमें खान साहब ने कहना है कि ठीक है
ये चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, तो उसके लिए किसी मुझे या किसी भाई और को इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। वो अल्टीमेटली कभी भी अगर ऐसा होता तो चीज़ें पिछले 1 साल से कहीं ना कहीं पहुंच चुकी थी। जिन लोगों ने ये फैसला करना है, जिस शख्स ने ये फैसला करना है, जब उन्होंने ये असेस कर लिया कि अब इमरान खान के बगैर पाकिस्तान आगे मूव नहीं कर सकता, और ये दूर नहीं है, ये असेसमेंट शायद उनको हो चुकी है, एंड दे नो इट एट हार्ट कि पाकिस्तान फंस चुका है। हम कहीं ना कहीं अब उस जमूद में हैं जो कि मुल्क कौम आगे नहीं जा रही, और कौम एक जगह पे खड़ी है और सिस्टम दूसरी जगह खड़ा है। अल्टीमेटली देखिए, खान साहब ने जो लेटर लिखा था उसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट, इस वक्त जो बलूचिस्तान में हमारी फौज जो कुर्बानी दे रही है वो बहुत बड़ी कुर्बानी है, और उसको एक्नॉलेज ना करना उससे बड़ी ज्यादती है। जब कौमें इस चीज को एक्नॉलेज नहीं करती तो लोग डीमोटिवेट होते हैं। लेकिन जो लोग जिन्होंने ये रैट्रिक बिल्ड करना है, जिन्होंने ये नैरेटिव बनाना है, जो इस्लामाबाद में आपके सिस्टम को चला रहे शहबाज शरीफ और इनकी जो गवर्नमेंट है, उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी नहीं होगी तो रैट्रिक कैसे बनेगा? वो लोगों को कैसे पावर कराएंगे? हजूर, हमारी फौज ये कुर्बानी दे रही है, हमारी फौज जो बॉर्डर बैठी है, लेकिन क्योंकि इनकी जबान से कुछ भी कहा, चाहे वो दिन हो और ये कहें जी दिन है, लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि इनका करैक्टर ही कोई नहीं है। जो डिग्गियों में बैठ के गए हो, जिस तरीके से चोरी मैंडेट करके वजीर आज़म बने, उनकी लोगों पे कोई एतबार मौजूद नहीं। ऐसा सिस्टम, ऐसा लोग जो जिसकी क्रेडिबिलिटी हो, जब वो बात करेंगे यार ये आपकी फौज कुर्बानी दे रही है, स्टैंड बिहाइंड इट, लोग कौम पीछे खड़ी हो जाती है। इस वक्त हालात ये है कि वो जो क्वेटा से जो बस आती है, जो पंजाब को आती है, पिछले 3 महीने में 3 वाकयात में 100 से ज्यादा लोगों को आईडी कार्ड चेक करके, जिनका पंजाब का आईडी कार्ड गोली मार के मार दिया गया, कोई बोला तक नहीं है। मैं लोधरा में एक शख्स के घर गया, वो लड़का नाई था, मैंने उसके वालिद से पूछा क्या डिप्टी कमिश्नर लोधरा या असिस्टेंट कमिश्नर तुम्हारे पास आया या गवर्नमेंट ने कोई इमदाद? उन्हें कहा किसी ने पूछा भी नहीं है, बल्कि यह कहा था कि इसका जो सामान का बक्सा है हफ्ते 10 दिन में वो भिजवा दे। जहां गवर्नमेंट इतनी कमजोर हो कि वो अपने लोगों को सिक्योरिटी ना दे सके, उनकी पीछे कौन खड़ा होगा? सो जिस वक्त सिस्टम ने फैसला कर दिया कि इमरान खान वाहिद हल है इस सिस्टम के गैप को फिल करने का, ये अडियाला में जाके बात करेंगे और इंशाल्लाह अगले दिन कौम दौड़ती नजर आएगी आपको। जिस दिन फैसला कर लिया, असेसमेंट आपके नज़दीक हो चुकी है और वो दिन करीबी हैं कि जिस दिन फैसला हुआ और वापस सिस्टम में इमरान खान दिखाई देंगे। बहुत शुक्रिया आन अब्बास पप्पी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, हुकूमत, उसके इत्तेहादी और दूसरी तरफ अपोजिशन का बनता हुआ ग्रैंड अलायंस, अगर इसमें कोई तबका ये चाहे कि ग्रैंड अलायंस ना बने तो हुकूमत के इत्तेहादी क्या किरदार अदा कर सकते हैं? अगर ये दिखाई दे रहा हो कि ग्रैंड अलायंस बनने से हुकूमत मुश्किल में आ सकती है और हम उसके इत्तेहादी हैं तो हम भी मुश्किल में आएंगे, तब वो क्या किरदार अदा करेंगे? बैकडोर डिप्लोमेसी में इस वक्त किरदार कौन अदा कर रहा है? माजी में जो एक दूसरे के करीब हुए थे या एक दूसरे के गारंटर बने थे, अब अगर वो एक दूसरे के साथ नहीं है तो उसके पीछे के अवामिल क्या है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बेशुमार तहफ़्फ़ुज़ात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, लेकिन पीपल्स पार्टी का क्लेम यह है कि हुकूमत चलाने के लिए, जमहूरियत को चलाने के लिए हमें यह साथ देना पड़ रहा है। तो वो साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब क्यों नहीं दे रहे? उसके पीछे की मंतिक क्या है? मौलाना फजलुर रहमान साहब क्यों नहीं समझ रहे? इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर खान मंदोखेल साहब ने। कादिर खान मंदोखेल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कादिर मंदोखेल साहब, क्या लगता है, क्या वजूहात हैं, ऐसे क्या एतराज़ात हैं या कौन सी यकीन दहानियाँ या वादे पूरे ना हुए कि मौलाना फजलुर रहमान साहब बार बार उस अपोजिशन के इकट्ठ में मौजूद हो रहे हैं, वहां पे अपनी शिरकत कर रहे हैं कि जो मुस्तकबिल का ग्रैंड अलायंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है? पता नहीं, मेरे ख्याल में कौन से नजूमी ने आपको ये सारी स्टोरी बना के दी है कि ग्रैंड अलायंस बनेगा। आपको याद है पिछले दिनों में खबर है ये कि मौलाना साहब ने 3 शर्तें उनके सामने रख ली पीटीआई के कि मुझे एहतियात का सरबराह बना जाए, पुख्तनख्वा असम्बली में नुमाइंदगी दी जाए, और तीसरी बात माइनस पीटीएम यानी मंजूर पश्तून की पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को माइनस किया जाए। और उसके ऊपर सारे लोगों ने, ये टीवी की खबर बता रहा हूँ कि खान साहब ने इनकार कर दिया या उनके रहमानों ने कहा कि मौलाना के ऊपर एतबार नहीं किया जा सकता है क्योंकि उन्होंने 26वीं तरमीम में साथ दिया। अच्छा मंदोखेल साहब, माजी में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में एक दूसरे पर बड़े सख्त तरीन तीर चलाते रहे हैं। मैं शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट्स भी आपके पास हैं, जरदारी साहब की भी हैं। अगर इनकी आपस में कट हो सकता है तो फिर बाकियों का कौन सी ऐसी मसला है? बाकियों से मुराद मौलाना साहब और पीटीआई का फिर कौन सा ऐसा मसला रह जाता है? ठीक है,
देखिए राना साहब, आपने मेरी जुमला कंप्लीट नहीं होने दिया है। मौलाना साहब के बाद मैंने बात की थी मंजूर पश्तीन की। 11 अक्टूबर को जब पुख्तून जरगा मुनक्किद हुआ, वहां पीटीआई के गंडापुर साहब ने बाकायदा तहरीरी वायदा उनके साथ किया था कि 2 महीने के अंदर मैं पुख्तनख्वा असम्बली में कानून साजी करूंगा पश्तूनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। अब 11 अक्टूबर से आज क्या चल रहा है, 24 फरवरी, ठीक है, वो उसको भी आप एक साइड पे करें। तो आप मुझे बताओ, मौलाना साहब ने अच्छा फिर एमकम के साथ माजी में जो किया, अख्तर बेंगल साहब के साथ किया, वो आपके सामने। तो आपको मैंने जो नजूमी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि ये एहतियात ग्रैंड एलायंस, तो कौन सा ग्रैंड एलायंस? तो पहले बात तो यहां से आप कर ले। दूसरी बात, आपने जब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, आज भी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात है, आज भी हमारे गवर्नर के बयानात आपके सामने, आज भी हमारे सीसी की मीटिंग के सारे मिनट्स आपके सामने आ चुका है जिन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। आज भी पीपल्स पार्टी में एक अदना वर्कर के हिस्से से पिछली असम्बली में मैंने मुखालफत की, आज भी मुखालफत करूं, क्योंकि हमारा मुकाबला इलेक्शन में हर हाल में नून लीग के साथ होना है। अगर नून लीग के साथ एहतियात में, तो हमें तो संगीन जो है ना नुकसानात हुए। आप मुझे बता दो, फिर मैं 1-2 मसले आपके सामने रख दो। पंजाब में जो हमारे एमपी है, मैंने उनकी हलकों में एंटी पीपल्स पार्टी असरान लगाया गया। सिंध में सैलाब ज़दगान के लिए वज़ीर आज़म ने फंड ना होने के बराबर दिए। शहबाज शरीफ साहब दौड़े दौड़े पिकनिक मनाने कराची आता है मेरे हल्के में, या शहबाज शरीफ साहब का हल्का को जो अभी मुखबर खास मुस्तफ़ा कमाल को बिठाया गया, यहाँ पे K5 मनसूबा हमने बनाया था और एन टाइम पे शहबाज शरीफ साहब ने इनकार कर दिया। K4 मनसूबा 25 साल से इल्तवा कशकार वफाकी हुकूमतें अपने हिस्से का शेयर नहीं दे रहे। उसके अलावा 2 सूबों में जो हमारी हुकूमत है, सिंध और बलूचिस्तान में, वहाँ समंदर लगता है, वहाँ सी अथॉरिटी बना है, हमें एतमाद में नहीं लिया है। आज 6 कैनाल जो ना वो जनूबी पंजाब के लिए निकाले जा रहे हैं और सिंध बंजर होता जा रहा है। तो मैं कहता हूँ एक मसला तो नहीं है हमारा, हमारे तो सारे मसले, और कोई मसला ऐसा नहीं है जिसको मुस्लिम लीग नून ने कहा कि ये नाजायज है। आप मुझे बता दो कि अगर ये सूरत हाल रही तो कब तक पीपल्स पार्टी के साथ एहतियात में रही है? तो आप पहले इस बात को ये देख लें। अच्छा मंदोखेल साहब, आपको इतने तहफ़्फ़ुज़ात हैं PMLN के साथ, लेकिन आप लोगों ने बारहा टीवी टॉक शोज़ में, मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, सेनेट के फ्लोर के ऊपर, पार्लियामान के फ्लोर के ऊपर, कमेटीज़ के अंदर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, लेकिन जवाब खामोशी, यानी सारा कुछ सुन लेना और उस पर रिएक्ट ना करना। ये पॉलिसी PMLN ने जो अपनाई हुई है, ये आपको उकताती नहीं है? और इसके पीछे की वजूहात क्या दिखाई देती? मेरे ख्याल में इसने किसी ने इसको पीठ पे तापी दी है कि बेटा फिक्र नहीं करो और आपको कुछ नहीं होने वाला है। तो ये मैं कहता हूँ गलतफहमी, खुशफहमी मुस्लिम लीग नून को दूर करना चाहिए, क्योंकि एक लावा बन रहा है पीपल्स पार्टी के अंदर मुस्लिम लीग नून के खिलाफ। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये ज्यादा खुशफहमी में नहीं रहे। आप अपोजिशन एहतियात की, ग्रैंड एलायंस की क्या बात करेंगे जब वो एहतजाज करेंगे? हमने तो खंदा हिलाना है और ये मुंह के बल गिरेंगे हुकूमत। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून जो ना वो होश के नाखून लेना चाहिए और उनको अपनी इत्यादी सबसे बड़ी इत्यादी पीपल्स पार्टी को अगर वो अनबोर्ड नहीं ले रहे, उनको साथ नहीं दे रहे, उनके जायज मसले हल नहीं कर रहे, तो मैं नहीं समझ रहा हूँ कि ये हुकूमत रहेगी। लेकिन आखिर कब तक? आपका जो सवाल है, मैं भी ये सवाल करूँ, आखिर कब तक? अच्छा, आज बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी एहसन इकबाल साहब और वज़ीर आला सिंध की, मैम ने तो समझा कि सारे मसले हल हो गए। जी बिल्कुल, सारे मसले हल हो जाएंगे। सिर्फ मुल्तान को 2 मोटरवे लगता है, पूरे सिंध में 1 मोटरवे नहीं है, पूरे बलूचिस्तान में 1 मोटरवे नहीं है। और वज़ीर आज़म तो आपने ये गिले किए आज एहसन इकबाल से? साहब ने जो कराची, सक्कर और हैदराबाद मोटरवे, सुन ले, सक्कर हैदराबाद मोटरवे का जो इफ्तिताह किया है, पंजाब में मोटरवे 11 महीने में तैयार होता है, यहाँ 3 साल में मुकम्मल नहीं होता है। बलूचिस्तान का 1 रोड है जो आज तक डबल नहीं बन सकता, मोटरवे तो दूर की बात है। हाँ साहब, एक तरफ वो काफ़ी गर्मा गर्मी भी दिखा रहे हैं कि ये भूल है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, और दूसरी तरफ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी। ये तो मैंने सवाल किया कि शायद आज मैंने तो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सोचा कि आज शायद सारे मुतालबात पूरे हो गए हैं और दोबारा से सारी चीज़ें ठीक हो गई हैं, लेकिन मंदोखेल साहब कह रहे हैं कि कुछ ऐसा नहीं हुआ। तो अब उनसे रब्ता मुनक़ता हो गया है। तो उन्होंने कहा कि ग्रैंड लाइंस तो दूर की बात, हमने घंटी हिलाई बजाई, तो कब बजानी है घंटी?
मेरा ये सवाल अक्सर पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से रहता है कि जब आप कहते हैं कि आपकी आवाम बढ़ चुकी है, ठीक नहीं है और आप आवाम के लिए हैं, तो फिर घंटी बजाने में प्रॉब्लम क्या? घंटी के आगे कोई दीवार बनी हुई है, क्या है? या सर एक सवाल तो हमने मंदुखेल सबसे पूछना था ना। मुझे लगता है वो जो घंटी बजानी है वो घंटी को ही उतार के, और क्या घंटी से याद है मुझे तो उस दिन बड़ा मजा आया कि जिस दिन गवर्नर पंजाब गवर्नर केपी के सिंध ने कहा कि अगर तहरीक इंसाफ को कुछ मसले हल करने हैं तो गवर्नर हाउस की घंटी बजाएं, तो मैंने कहा एमकेएम को भी कह देते वो उनके जो मसले हैं वो भी वहाँ पे हल हो जाते। ये घंटी हम गली चौकों मोहल्लों में लगा ना दें, गवर्नमेंट को लगा देनी चाहिए कि जिसका जो मसला है वो एक घंटी बजाए। अच्छा पहले मैं सोचा था ना बोतल वो चिराग जलाएं वो जिन्न आ जाता है, क्या हुक्म है बाबा तो ऐसा ही कोई हो जाए, तो अब तो घंटी बजाएं तो शायद कोई आ जाए आगे। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर राना साहब दिन और रात का मालूम ही नहीं पड़ता कि कौन सा टाइम चल रहा है कौन सा नहीं। बैनुल-अक़वामी मंजरनामे की बात करते हैं राना साहब, जो कल जनाजा था लबनान की आवाम जो में निकले और लब्बैक या सैयदी के नारे लगाए गए, मर्ग बर इज़राइल के नारे लगाए गए, और ऐसे वक्त में कि जब इज़राइली जहाज़ निचली परवाज़ों के ऊपर थे तो वो जो खौफ तारी करने के लिए इज़राइली तैयारे आए और जवाब में मर्ग बर इज़राइल के नारे नीचे से जो गूंजे, तो वो क्या कैफियत थी जो पूरा सैयद हसन नसरुल्लाह को खिराज अकीदत पेश किया गया और जोश व जज्बा पैदा हुआ? देखिए मैं समझता हूँ कि उस खित्ते में मुसलमान जाग रहा है, उस खित्ते में शहादत का जज्बा हर शख्स के जहन में, हर शख्स के दिल में। क्या इतने बड़े जनाजे देखे? क्या उस जनाजों में इस तरह के लोगों का जोशो जज्बा देखा? बच्चे लेके आए हुए साथ, और बच्चे 5 माह बाद तदफीन हो रही है। तदफीन हो, और 5 माह बाद तदफीन भी हो रही है, और तदफीन के मौके पर भी आप देखें कि कोई खौफ नहीं, कोई बगदड़ नहीं कि ऊपर से कोई बम फेंक देगा, ऊपर से फायरिंग कर देगा, ऊपर से कुछ और हो जाएगा, कोई किसी को खौफ नहीं है। ये नवीद है, ये इशारा है कि जिन शोहदा ने अपनी जानें कुर्बान की हैं वो आज भी उनके दिलों में जिंदा है, और ये इशारा दे रहा है कि बहुत जल्द वो मिट जाएंगे जो किसी को मिटाने आए थे, वो मिट जाएंगे। इसलिए कि अगर वो दूध पीता बच्चा भी मां साथ लेकर आई है, अगर वो छोटा बच्चा भी एक ऐसा साथ लेके है जो भी चलना सीखा है, और एक वो बच्चा भी जो 10 साल का है, एक 5 साल का है, तो वो इसलिए साथ लेके आई है कि देखो शोहदा के जनाजे ये होते हैं, देखो शोहदा का रुतबा ये होता है, देखो तुमने भी मुझे यही रुतबा देना है, तुमने भी मुझे बताना है कि तुमने हसन नसरुल्लाह बनना है, तुमने भी एक शहीद होना है। तो जहां पर लाखों शहीद खवातीन मर्द बच्चे शहादत का जज्बा लेकर आए, फिर वो कौमें हारा नहीं करती। राना साहब आप देखिए कि एक शख्स जाता है बाजार में, उसके हाथ में एक अंगूठी होती है, दुकान में एंटर होता है, सुनार की दुकान है, और वो अंगूठी दिखा के कहता है कि इसकी क्या कीमत होगी। वो देखता है, कहता है यमनी अकीक है, मेरे पास भी इससे बेहतर तराशे हुए पत्थर हैं, डिज़ाइन भी इसका मैं बना सकता हूँ, तो इसकी कोई ख़ास कीमत तो नहीं है, अगर तुम चाहो तो बता दो। उसने कहा जी अगर ये निस्बत से हो, उसने कहा जी निस्बत में बेचने वाले और ख़रीदने वाले पे मुनहसर होता है, निस्बत किसकी है? उसने कहा ये सैयद हसन नसरुल्लाह की अंगूठी है। उसके हाथ लर्जें, आंख से आंसू जारी हुए हैं, उसने पकड़ा है और पकड़ के उसको चूमा है और आंखों से लगा के नीचे रख के कहता है मेरी औकात इसे ख़रीदने की नहीं है। उसने कहा या सैयदी हमारी कमर टूट गई और हम यतीम हो गए। तो वो अंगूठी से इतनी अकीदत है, तो उस शख्सियत के जनाजे से अकीदत क्या होगी? वो तो दुनिया को बताया उन्होंने, दुनिया को बता दिया ना। मैं खुद कल वो उस जनाजे को देखकर और मैं ये सोच रहा था कि जिंदा है उम्मत मुसलमान, जिंदा है। और शहीद वो जो कभी मरता नहीं, शहीद हमेशा ज़िंदा रहता है। तो अगर हमेशा ज़िंदा रहना है तो फिर शारुतबा जो है उसकी चाह दिल में पैदा कर लेना ही काफ़ी होता है। नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी कल के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।